नमस्कार छात्रों, विषय EE 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस। पिछली क्लास में मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया था। कैपेसिटर क्या होता है, इसका काम क्या रहता है, कितने टाइप के कैपेसिटर रहते हैं। अलग अलग टाइप के जो कैपेसिटेंस हैं, उनके कैपेसिटर हैं, उनकी हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो आज हम उसके आगे का चैप्टर 2.1 जो है सिलेबस में, उसको देखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। विलककारी गोले की धारिता कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। तो आप एक चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे एक विलककारी गोला है, आइसोलेटेड स्फीयर कहते हैं इसको, जिसकी त्रिज्या का मान r मीटर है और इस पे q कूलम का चार्ज है और ये एक रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r में रखा हुआ है। जो इसकी सरफेस रहेगी विथ रेस्पेक्ट टू इनफाइनाइट, जहाँ पे अर्थ है उसको इनफाइनाइट में मानते हैं, जिसका पोटेंशियल 0 रहता है, तो उसके रेस्पेक्ट में इस गोले की सतह पर जो विभव रहेगा, पोटेंशियल रहेगा, उसको हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। V = Q/4πε0 एप्सिलॉन r इंटू r। यहाँ पे Q इसकी सतह पर चार्ज है और R इसकी त्रिज्या का मान है, बाकी सभी कांस्टेंट है। 4πε0 एप्सिलॉन r मीडियम की परमिटिविटी है। हमें ध्यान है, पिछली क्लास में देखा था C क्या होता है, कैपेसिटेंस। ये Q और V का अनुपात होता है। एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, वो उसका कैपेसिटेंस या धारिता कहलाता है। तो C = Q/V। यहाँ V का मान हमें पता चल गया, ये Q/4πε0 एप्सिलॉन r आ रही वैल्यू यहाँ रखते हैं तो Q और Q कैंसिल हो जाएंगे और कैपेसिटेंस का मान बचेगा आपके पास 4πε0 एप्सिलॉन r इंटू r। मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिव एप्सिलॉन r है। अगर यहाँ मीडियम नहीं है और एयर है तो उस केस में एप्सिलॉन r का मान 1 हो जाता है। तो कैपेसिटेंस जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा C = 4πε0 r। यहाँ से आपको दिखेगा कि जो कैपेसिटेंस है बाकी सभी कांस्टेंट है, सिर्फ R चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, त्रिज्या जो गोले की वो बदल सकती है। तो C ∝ R मीन्स जितना बड़ा गोला होगा, जिसकी रेडियस ज़्यादा रहेगी, त्रिज्या ज़्यादा रहेगी, उसके कैपेसिटेंस का मान भी ज़्यादा रहेगा। और छोटे गोले जिसकी त्रिज्या कम रहती है तो C या कैपेसिटेंस का मान है वो कम होगा। तो आइसोलेटेड स्फीयर में C जो है वो R के प्रोपोर्शनल रहेगा। ये आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब हम आगे देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। वही जो पहला देखा था आइसोलेटेड स्फीयर है, वैसे ही स्फेरिकल कैपेसिटर में दो सतह रहेगी। आइसोलेटेड में एक सतह वो इनफाइनाइट दूरी पे मानते हैं। यहाँ पे दो चालक हैं, दोनों ही गोलीय चालक हैं, मीन्स स्फीयर के शेप में है। एक अंदर का स्फीयर कहलाता है और एक बाहर का स्फीयर कहलाता है, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर। तो पहला, इसमें दो अलग अलग केस बनेंगे। तो पहला हम देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में, व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ, बाहर वाला जो गोला है उसको अर्थ किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि दो गोले दे रखे हैं, इसमें बाहर वाले गोले को हमने अर्थ किया है। तो यहाँ पे हम दो गोले ले रहे हैं जिनकी त्रिज्या A और B है। कोसेंट्रिक स्फीयर मीन्स सेकेंडरी गोले जिनका केंद्र एक ही रहेगा। तो अंदर वाला जो इनर स्फीयर है उसकी त्रिज्या A है और बाहर वाला आउटर स्फीयर है उसकी त्रिज्या B है। B का मान A से ज़्यादा, क्योंकि ये आउटर बाहर का है तो B का मान A से ज़्यादा रहेगा। A और B दोनों गोलों के बीच में एक मीडियम भरा हुआ है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r के बराबर है। मान लो कि जो इनर स्फीयर है उस पर हमने +Q कूलम चार्ज दिया। जो अंदर वाला गोला, बाहर वाले गोले की बाहरी सतह, आउटर स्फीयर के जो आउटर सरफेस है उसको अर्थ किया हुआ है। अंदर वाले गोले पे हमने +Q कूलम चार्ज दिया। इस +Q कूलम चार्ज के कारण -Q कूलम चार्ज है वो इंड्यूस्ड होगा बाहर वाले गोले के अंदर की सतह पे, इनर स्फीयर ऑफ आउटर स्फीयर। अंदर की जो सरफेस है, सतह है, उस पर -Q चार्ज आएगा और +Q चार्ज है वो आएगा बाहर वाली सतह पर, आउटर स्फीयर पे। लेकिन उसको हमने अर्थ कर रखा तो ये पूरा का पूरा चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि दो गोले रहेंगे, इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर पे जो बाहर वाली सतह उस पर +Q चार्ज है और बाहर वाला जो गोला उसकी आंतरिक सतह पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो -Q के बराबर है। मान लो कि इन दोनों स्फीयर के बीच में जो हमने मीडियम भरा उसकी एप्सिलॉन जो रिलेटिव परमिटिविटी है, अपेक्षिक विद्युतशीलता, उसका मान एप्सिलॉन r के बराबर है।
तो जो इनर स्फेयर है उसकी फ्री सरफेस के कारण जो पोटेंशियल आएगा उसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमने आइसोलेटेड स्फेयर के लिए लिखा था, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ε r a। यहाँ a क्या है, अंदर वाले गोले की त्रिज्या। जो पिछला हमने उदाहरण दिया था आइसोलेटेड स्फेयर, उसमें r उसकी त्रिज्या ली थी, यहाँ पे हम a और b त्रिज्या ले रहे हैं। तो अंदर वाले गोले की त्रिज्या a है, इसके कारण इसकी सरफेस पे जो विभव आएगा, पोटेंशियल आएगा, वो रहेगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ε r a के बराबर रहेगा। ऐसे ही जो पोटेंशियल है बाहर वाले गोले की, जो माइनस क्यू चार्ज है उसके सतह पे, उसके कारण जो पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज माइनस क्यू है, 4πε0 ε r b। यहाँ त्रिज्या बाहर वाले की b है, आउटर स्फेयर की जो रेडियस है वो b के बराबर है। अब आपको कहीं पे भी टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इन दोनों पोटेंशियल को आपको ऐड करना पड़ेगा। एक तो आ रहा अंदर वाले गोले की सतह के पे चार्ज के कारण, और एक बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पे चार्ज के कारण, दो पोटेंशियल आ रहे हैं। तो टोटल जो पोटेंशियल रहेगा इन दोनों सरफेस के बीच में, उसकी वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू अंदर वाले के कारण Q अपॉन 4πε0 ε r a, और बाहर वाले की माइनस Q अपॉन 4πε0 ε r b। इन दोनों में Q अपॉन 4πε0 ε r कॉमन है, बाहर ले लें, अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। यहाँ आप a b एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा b माइनस a। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सतह के बीच में, उसका मान आएगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ε r b माइनस a अपॉन a b। ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इन दोनों सतह के बीच में। तो उसके बाद हम आगे निकालें इसको C की, उसके बाद हमें C की वैल्यू निकालनी है। C कितना रहेगा, तो V आपको पता है, Q भी आपको पता है, तो आप जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, उसको करके उसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हो। C इज इक्वल टू क्यू बाई V। V का मान रख दें यहाँ पे, तो क्यू कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा C इज इक्वल टू 4πε0 ε r a b अपॉन b माइनस a। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू a से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि b आउटर स्फेयर जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जब इसमें पहला केस हमने कंसिडर किया, जब आउटर स्फेयर अर्थ होगा, बाहर वाला गोला अर्थ क्या हो रहेगा, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहेगा। अब हम दूसरा केस इसमें कंसिडर करते हैं, व्हेन इनर स्फेयर इज अर्थ। अब अंदर वाला जो गोला है उसको अर्थ किया हमने, तो बाहर वाले गोले पे हम चार्ज देंगे। मान लो कि एक प्लस क्यू कूलम चार्ज है वो बाहर वाला जो गोला ए है उस पर दिया, तो ये कम्प्लीटली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनर और आउटर दोनों पे मिला के, अंदर की सतह और बाहर की सतह दोनों पर मिलाकर इस पे जो चार्ज है वो Q के बराबर है। मान लो कि कुछ चार्ज Q2 है, वो तो इसकी बाहर वाले सरफेस पे रह जाता है, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय अर्थ ऑल अराउंड। इसके अलावा जो कुछ चार्ज है Q1, वो इसके अंदर की सतह पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक स्फेयर है जिसको अर्थ हमने कर रखा है। तो टोटल जो Q चार्ज दिया हुआ है बाहर वाले गोले पे, उसमें एक चार्ज Q1 तो अंदर की सतह पे हो गया और Q2 है वो बाहर की सतह पर हो गया। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के बराबर रहेगा। अब यहाँ कैपेसिटेंस देखने कौन कौन से कैपेसिटेंस फॉर्म होते हैं, बन रहे हैं कैपेसिटेंस कौन कौन से। तो इनर चार्ज जो है प्लस Q1 कूलम, जो बाहर वाला गोला था उसकी आंतरिक सतह पे Q1 जो कूलम चार्ज है, वो एक माइनस Q1 कूलम चार्ज है, वो अंदर वाले गोले B पर इंड्यूस करेगा, और प्लस Q1 चार्ज है वो अंदर वाले गोले के अंदर की सतह पे रहेगा, क्योंकि अंदर वाले की सतह हमने अर्थ कर रखी है, इसका मतलब वो चार्ज है वो अर्थ पर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे दो कैपेसिटेंस बनेंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल में रहेंगे। जो अगर इनर स्फीयर को हम अर्थ कर देते हैं तो इफेक्टिवली प्रभावी रूप से यहाँ पे दो कैपेसिटर बन रहे हैं। जो पहला कैपेसिटर है वो रहेगा इनर सरफेस ऑफ ए, बाहर का जो गोला है उसकी आंतरिक सतह, और अंदर वाला जो गोला भी उसकी बाहरी सतह के बीच में, मीन्स दोनों गोलों के मध्य, ए और बी के मध्य, बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह और अंदर वाले गोले की बाहरी सतह, इनके मध्य एक कैपेसिटेंस बनेगा।
और उसका जो फॉर्मूला है वो हमने पीछे वाले एग्जांपल में निकाला था कि आउटर स्फीयर को अर्थ करते हैं तो क्या आएगा, वो सूत्र यहाँ पे काम में ले लेंगे। तो डायरेक्टली हमने उसकी वैल्यू रख दी। दोनों गोलों के मध्य जो डायलेक्ट्रिक है उसके कारण जो कैपेसिटेंस बनेगा वो वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये वैल्यू हमने डायरेक्ट ली है जो अभी पहले जस्ट निकाली हमने आउटर स्फीयर को अर्थ करने पर। एक कैपेसिटेंस तो ये बन गया। दूसरा जो इसमें कैपेसिटेंस बनेगा वो रहेगा आउटर सरफेस ऑफ द ए, जो बाहर का गोला था उसकी बाहर वाली सतह और अर्थ के बीच में, बाहर वाले गोले की बाहरी सतह और अर्थ के बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा उस कैपेसिटेंस को आप कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर कंसिडर कर सकते हो। विलककारी गोले की जो है सबसे पहला जो केस किया हमने आइसोलेटेड स्फीयर, उसका फॉर्मूला हमने लगा दिया C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी के बराबर, क्योंकि वहाँ हमने आर रेडियस ली थी, यहाँ पे बाहर वाला जो गोला उसकी त्रिज्या बी के बराबर, तो आर की जगह हमने यहाँ पे बी लिख दिया। सेम फॉर्मूला पहले वाले केस से निकाले आउटर जो आइसोलेटेड स्फीयर था उससे, तो ये दूसरा कैपेसिटेंस बन गया। तो इस केस में जब अंदर वाला गोला अर्थ किया हुआ है तो दो कैपेसिटेंस बन रहे हैं C1 और C2। C1 जो है कैपेसिटेंस वो दोनों गोलों के मध्य बन रहा है, और जो C2 है कैपेसिटेंस वो बाहर वाले गोले और अर्थ के बीच में बन रहा है, जिसमें एयर है वो एज ए डायलेक्ट्रिक आ रही है, तो उसमें एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, एप्सिलॉन आर नहीं आएगा। अब आप टोटल कैपेसिटेंस इसमें निकाल सकते हैं। दो कैपेसिटेंस हमने निकाल दी अलग अलग C1 और C2, तो टोटल कैपेसिटेंस आपको, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं, तो टोटल जो कैपेसिटेंस है वो इन दोनों के योग के बराबर आ जाएगा। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू हमने निकाल ली और C2 की वैल्यू भी निकाली, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो आज जो थी ये लेक्चर, उसमें मैंने आपको स्फेरिकल कैपेसिटेंस निकालना बताया है। इसमें टोटल तरह के 3 केसेस हुए हैं। वापस मैं आपको इनको रिवाइज करता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें कौन कौन से लिए हैं। हमने इसमें सबसे पहला काम लिया था आइसोलेटेड स्फीयर का, विलककारी गोला, इसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं होता, इस पे क्यू चार्ज है और जो मीडियम है वो एप्सिलॉन आर है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है उसको आप निकाल सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। आर यहाँ पे हमने त्रिज्या ली है, और अगर मीडियम नहीं हो के एयर होगा तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पहला केस है आइसोलेटेड स्फीयर का। फिर हमने आइसोलेटेड नहीं, अब स्फेरिकल कैपेसिटर है तो 2 कंडक्टर है, एक इनर वाला और एक आउटर वाला। अब इसमें भी फिर फर्दर 2 केस बनते हैं कि कौन से गोले को अर्थ किया हुआ, बाहर वाले गोले को या अंदर वाले गोले को। तो अगर हम बाहर वाले गोले को अर्थ करते हैं, आउटर स्फीयर को अर्थ करते हैं, तो टोटल जो कैपेसिटेंस बनेगा वो दोनों गोलों के मध्य बनेगा। बाहर वाला गोला तो अर्थ किया हुआ है, और अंदर वाले गोले की बाहर वाली सरफेस पे चार्ज रहेगा, अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस सिर्फ दोनों गोलों के मध्य रहेगा, और उसको हम निकाल सकते हैं। ये वोल्टेज का वैल्यू निकाली दोनों सतह की, और फिर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना कैपेसिटेंस रहेगा। V निकाला हमने दोनों सरफेस के कारण, और उसके बाद ये वैल्यू आ गई C, दोनों गोलों के मध्य जो कैपेसिटेंस रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये टोटल कैपेसिटेंस रहेगा जब बाहर वाला गोले को हमने अर्थ किया है। अब इसमें एक और केस बनता है कि हम अंदर वाले जो स्फीयर उसको अर्थ कर दें, अंदर वाले गोले को भू संपर्कित कर दें। तो इस केस में 2 कैपेसिटेंस बनेंगे। पहला जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा इन दोनों गोलों के मध्य जो जगह है उस पर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पर चार्ज है, अंदर वाले गोले की बाहरी सतह पर चार्ज है। तो ये उदाहरण वही है जो पहला हमने कंसिडर किया स्फेरिकल कैपेसिटेंस में, आउटर स्फीयर को अर्थ किया हुआ रहता है, तो कितना आएगा कैपेसिटेंस। और दूसरा कैपेसिटेंस आएगा इस आउटर स्फीयर जो बाहर वाला गोला है ए और अर्थ, जो कि इनफाइनाइट दूरी पे कंसिडर करते हैं, इनके मध्य एयर भरी हुई है, तो दूसरा कैपेसिटेंस C2 आ जाएगा। अब आपको C1 निकाल चुके हैं पहले, C2 भी निकाल चुके हैं, तो आपको C1 और C2 को ऐड करना है, तो टोटल जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। C1 कौन सा है, किसके बराबर रहेगा, जब आउटर स्फीयर अर्थ करते हैं। C2 किसके बराबर है, आइसोलेटेड स्फीयर के बराबर है। और टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी दोनों को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर क्रम में है, श्रेणी पैरेलल में है, तो हम दोनों को कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 प्लस C2। अगली जो क्लास है उसमें हम आगे और डिफरेंट टाइप के जो कैपेसिटेंस है
उनके बारे में कंसिडर करेंगे। अभी तक हमने जो सेकंड चैप्टर के 2 टॉपिक कंसिडर किए हैं। पहला इंट्रोडक्शन कैपेसिटर के बारे में और दूसरा है वो स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में कंसिडर किया।